तो जय हिंद मित्रों। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? एक चीज और बोलना चाह रहा था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। यार ये वीडियो मीम देख देख के ना दिमाग में वही सब एकदम भर जाता है। लेवल सबके निकलेंगे ये सब चीजें। चलो ये सब फालतू की बातें हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के मेन मुद्दे पे। तो भाई आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं CDS2 2024 के टाइम टेबल को डिस्कस करने के लिए कि भाई हम टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। अब देखो यार, अब बात चल रही है ना, तो सबसे पहले मैं ये बोल देता हूँ ना, इस चैनल को यार लाइक कर, इस वीडियोस को लाइक करो। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट करके इंगेजमेंट बढ़ाइए। ठीक है, सीधी सी बात है। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो ऐसे वीडियोस की नीड में है। क्यों? क्योंकि यार देखो यार, इंगेजमेंट बढ़ेगा, शेयर होगा, लाइक होगा, तो ये सब होगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, प्लस मेरा चैनल मोनेटाइज भी होगा। चैनल मोनेटाइज होगा तो फिर फ्यूचर में मैं आपके लिए फ्री में और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकता। ठीक है, तो उस चीज की मोटिवेशन मुझे चाहिए। देखो यार, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। वैसे मुझे बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। आज तक मैं नॉर्मली इसमें डायरेक्टली पूछता नहीं हूँ, लेकिन नीड ही ऐसी है यार। हम लोगों को चाहिए ये चीज़, हम लोगों को चैनल को थोड़ा ग्रो कराना है, तो इसके लिए ये सब चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। तो दूसरी बात आप नोटिस करेंगे कि कलर मैंने चेंज कर दिया है। मुझे ये वाला कलर थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। अब से मैं डार्क जो मैरून है ना वही करूंगा। वैसे भी मैरून हमारा पैरा SF का कलर है ना, तो वो मैरून यूज कर। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई CDS2 2024 के टाइम टेबल की बात करना चाह रहे हैं, है ना। तो अभी 2-4 दिन पहले टेलीग्राम के ग्रुप में डिस्कस हो रहा था। कुछ शक्तिशाली लोग हैं, सॉरी सॉरी, सर्वदा शक्तिशाली लोग हैं। ठीक है, कुछ सर्वदा शक्तिशाली लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कस्टमाइज्ड टाइम टेबल जो है वो कैंडिडेट्स के लिए बना रहे हैं। अब ये कस्टमाइज्ड टाइम टेबल क्या होता है? कस्टमाइज्ड टाइम टेबल में क्या होता है कि कैंडिडेट से बात की जाती है। ज्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं पता वो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन कैंडिडेट से पहले बातचीत की जाती है कि भाई उसके बारे में इंसाइट्स लिए जाते होंगे कि भाई अपना शेड्यूल बताओ, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, पूरे A to Z दिन का शेड्यूल बताओ। उसके हिसाब से फिर वो आपको आपका टाइम टेबल बताएंगे। हो सकता है कि इसमें उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ भी पता की हो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट आपकी वीकनेसेस हैं, कौन से सब्जेक्ट जो स्ट्रेंथ में है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं, है ना, और कौन से सब्जेक्ट जो आपकी वीकनेसेस हैं वो आपके लिए थ्रेट्स बन सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि उन्होंने आपका स्वॉट एनालिसिस भी किया हो। स्वॉट एनालिसिस तो भाई हर कोई करता है ना। आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी, सब जगह स्वॉट एनालिसिस तो होता ही होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी टीम का, किसी भी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस चलता रहता है। तो हो सकता है कि उन्होंने आपका स्वॉट एनालिसिस किया हो, उसके बेसिस पे फिर उन्होंने देखा हो कि भाई ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, है ना, यानी कि वो आपकी अपॉर्चुनिटीज बन गए। कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं लेकिन वो आपको नहीं आते, वो आपकी वीकनेस है, तो आपके लिए थ्रेट्स हो गए। इस बेसिस पे हो सकता है उन्होंने कोई कस्टमाइज किया हो आपके लिए टाइम टेबल। लेकिन 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 बात क्या आ जाती है? बात क्या आ जाती है कि भाई जब टाइम टेबल भी दूसरा बंदा ही बना के दे रहा है, तो एग्जाम भी वही जाकर दे आए, है ना। पढ़ाई भी जो है वो भी वही बंदा कर ले, आप क्यों कर रहे? और उसके बाद में जब SSB देने की बात हो तो शायद वही चला जाए, सर्विस भी वही ज्वाइन कर ले, एकेडमी भी वही चला जाए। आप क्यों फालतू में कष्ट उठा रहे हो? घर पे बैठो, चिल करो यार। जब इतनी सारी चीजें आप लोग आउटसोर्स कर ही रहे हो, तो फिर ये नॉर्मल सी चीज है यार, इन सबको भी आउटसोर्स कर ही दो ना यार। गाली नहीं दूंगा, लेकिन सीधी सी बात बोलूंगा, अपने आप को एस्पिरेंट कहना बंद कर, है ना। और खासकर ये जो SSB है ना, इसको टारगेट करना छोड़ दो। और ऑफिसर जो बनने की ख्वाहिश मन में है, जो तमगा लगाने की सोच रहे हो कि भाई कंधों पे जो है 2 सितारे लगेंगे, ये ख्वाब भी ना छोड़ दो। अगर तुम इतनी सी चीज नहीं कर सकते कि अपने लिए टाइम टेबल नहीं बना सकते। देखो टीचर का काम क्या है या किसी मेंटर का काम क्या है? उसका सीधा सा काम यह है कि वो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल सजेस्ट करे, ना कि बना के दे। वो सजेस्ट करे भाई कि भाई ऐसा ऐसा टाइम टेबल जो है वो हम आपके लिए बना सकते हैं, ऐसा ऐसा टाइम टेबल है इसको फॉलो कर सकते हो, इस टाइम टेबल की कमियां हैं, इस टाइम टेबल में गलतियां हैं। ना कि टीचर ऐसा हो कि भाई वो आपसे 300-400 रुपए ले और आपको कस्टमाइज टाइम टेबल दे दे कि भाई ये लो टाइम टेबल, इसको ही फॉलो करते रहो, है ना। या फिर टीचर ऐसा ना हो कि भाई एक पेपर उसने बना दिया और बोल दिया कि भाई इस हफ्ते ये पढ़ना है, 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 ऐसा करना है, वैसा करना है। नहीं यार, ये सब चीजें चुतियाप हैं। टाइम टेबल जो आपका होता है वो होता है फ्लेक्सिबल। सबसे पहली बात तो होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब ये कि हमने जैसे कि एग्जाम को हम 120 दिन दूर मान लेते हैं, है ना। 1 सितंबर को है तो तकरीबन 115-120 दिन दूर है।
तो 120 दिन जब वो हमारा एग्जाम है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले हम गोल्स में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई 120 दिन यानी कि 4 महीने, 4 महीने यानी कि एक महीने में आपके 4 हफ्ते हो गए, है ना। तो हम क्या करेंगे, टाइम टेबल को इम्प्रोवाइज करेंगे, हर महीने के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 120 दिन का हमारा टाइम टेबल जो है, उसमें हमारा गोल क्या है? उसमें हमारा गोल है कि भाई हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस हमें रिवीजन के लिए भी इनफ टाइम छोड़ देना। ये दो चीज़ हमारी गोल है। अब सबसे पहले हम पहले वाले एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे कि भाई सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो इन 120 में से तकरीबन 100 डेज जो है ना, 100 या 105 डेज जो है, वो आप अपने सिलेबस के लिए ले लीजिए। और बाकी के जो बचे आपके 2 हफ्ते हैं या फिर 15 से 20 दिन है, इनको आप ले लीजिए रिवीजन के लिए, है ना। ये एक ऑप्टिमम टाइम है। तब ये जब स्ट्रेटेजी हमारी बन जाती है, इसके बाद हम आगे चीजें फॉर्मुलेट करना स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से। जैसे कि अगर हम 4 महीने की बात कर रहे हैं, 4 महीने को हमने अलग अलग वीक्स में डिवाइड किया है, तो भाई एक महीने में हमारे 4 हफ्ते आ जाते हैं, है ना। तो 4 महीने में तकरीबन हमारे 16 से 17 वीक्स आ गए। इन 16 से 17 वीक्स के में स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन वो हमें हर मंथ के हिसाब से या वीक के हिसाब से हमें इम्प्रोवाइज करती जानी है। ऐसा नहीं कि भाई कोई हार्ड एंड फास्ट आपके लिए टाइम टेबल बन गया। अब जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूंगा एक ऐसे बंदे के लिए जो कॉलेज जाता है ना, एक जो हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, सबसे पहले उनकी बात हो। वो लोग रनिंग में है, फाइनल ईयर में अपने कॉलेज में जा रहे हैं, बीटेक बीएससी जो भी उनका है, 3-4 साल की डिग्री है, फाइनल ईयर उन्होंने एंटर कर लिया है। तो मतलब कि इस साल जून जुलाई से उनका फाइनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उनका फाइनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो जो सितंबर वाला हमारा CDS टू 2024 है, वो दे सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है ना। तो अब उनकी एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसा होना चाहिए उसकी बात कर, ठीक है। तो देखो यार, फाइनल ईयर वाला जो बंदा है, सबसे पहली बात, इसमें दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ऐसा कि बंदे को कॉलेज जो है वो बहुत कम जाना पड़ता है, जैसे कि मैं था, ITM ग्वालियर में पढ़ता था, ठीक है, RGPV से रिलेटेड है। तो इसमें मैं पढ़ता था, क्या होता था कि भाई हमें फाइनल ईयर में बहुत कम कॉलेज जाना पड़ता था। वैसे तो हम बाकी ईयर भी कम ही कॉलेज गए हैं, अटेंडेंस बहुत ज्यादा वो नहीं था, जुगाड़ हो जाती थी, सब कुछ आराम से कर रहे थे, ठीक है। तो भाई ये सीन हो गया। मतलब अटेंडेंस ऐसा नहीं कि जुगाड़ कर लेते थे, लाइक डायरेक्ट जुगाड़ होती थी। ऐसा होता था कि भाई जब हमें अटेंडेंस देनी पड़ती थी ना, तो हमें देनी ही पड़ती थी, हम जाके क्लास में बैठना पड़ता था क्लास टाइम में। बाकी बच्चे बाहर चिल कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, हम लोग जाके क्लासेस में बैठ रहे हैं, ऐसे तो होता था। तो देखो ये चीज हो जाती है। अब जो बंदे रेगुलर अपने कॉलेज जा रहे हैं, जिनके में 75% अटेंडेंस जो है मैंडेटरी है, या फिर जिनको असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं, मिड टर्म भी सबमिट करने हैं, एंड सेम के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो मैं एक चीज बता दूं, तो सबसे पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बैठा लो। आपका जो CG बनना था ना, वो बन चुका है। आपका CG 7.5, 7.6, 7.2 जितना था उतना बन चुका। अब फाइनल ईयर में 7.2 का 7.5 हो जाएगा, 7.5 का 8 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं 6 से 8 हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, है ना। तो ये रियलिस्टिक गोल दिमाग में बैठा के चलो कि भाई आपको CG ज्यादा प्यारा है कि अपना CDS वाला अटेम्प्ट प्यारा है। ये प्रायोरिटी आपको देखनी पड़ेगी, है ना। अगर CDS पे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो CG को थोड़ा सा भूल जाओ, थोड़ा असाइनमेंट्स को आराम से कवर करो, सिलेबस को आराम से कवर करो। 8 सेम है भाई आपका, या फिर फाइनल ईयर है आपका, तो इतना ज्यादा लोड भी नहीं होता, है ना, बहुत ज्यादा लोड नहीं होता। तो ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बिठा लो सबसे पहले। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई CDS हमारी प्रायोरिटी है, तो फिर अब हम अपना दिन कैसे स्टार्ट करेंगे उसकी बात करें। अब देखो यार, आप क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई आपको सुबह फिजिकली एक्टिव भी रहना पड़ेगा, है ना। आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो इसके लिए आप अपने दिन की शुरुआत जो है सुबह 5 बजे से कर सकते हैं। 5 बजे से इसीलिए क्योंकि अब गर्मियाँ चल रही हैं, है ना। सितंबर तक हमारी गर्मियाँ ही चलेंगी, तो सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, अगर आपको 4 बजे लगता है तो आप 4 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे मेरे ख्याल से इतना ऑप्टिमम नहीं होता। 5 बजे आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। 5 बजे दिन की शुरुआत करने के बाद में दैनिक जो क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त हो लीजिए आप, है ना। अपनी डेली जो यूजुअल्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद में 15 मिनट उसमें लगेंगे टोटली। फिर उसके बाद एक बढ़िया सी ब्लैक कॉफी बनाइए, ठीक है। ब्लैक कॉफी सजेस्ट करूंगा टेस्ट एक्वायर करने के लिए, बहुत मजा आता है पीने में। 1-1.5 कप पानी लीजिए, बड़ा वाला नेस्कैफे का जो आता है, उसको पॉट में डालिए। बॉयल होने लगे तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है वो आप कॉफी डाल दीजिए, और उसको तकरीबन 5 मिनट तक बॉयल होने दीजिए। यानी कि वो जो 1.5 कप पानी है ना, वो आपका 1 कप पानी रह जाएगा, कॉफी बन जानी चाहिए। और फिर आप उसको आराम से बादाम, अखरोट, केले वेले जो भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ में ले सकते हैं। बहुत बढ़िया एनर्जी बूस्टर है, कैफीन एकदम दिमाग को जगा देता है। लेकिन भाई वही लोग लेना जिनको इससे प्रॉब्लम ना होती, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या है कि भाई 5:30 के आसपास आप फ्री होके
ग्राउंड के लिए जा सकते हैं, रोड जाना चाहें रोड के लिए जा सकते हैं, छत पे अगर आप करना चाहते हैं छत पे करिए, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है। आप योगा करना चाहते हैं, आप रनिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करिए, है ना। आप किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करिए। उस फिजिकल एक्टिविटी को करने का परिणाम ये होगा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है ना, वो और तेजी से पंप अप करने लगेगा, यानी कि आपका जो एड्रेनलिन रश है ना, वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा तो फिर भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा, उत्साह आता है, एक्साइटमेंट आता है ना, फिर पढ़ने में मजा भी आता है। तो वो सब करने के बाद में आप 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं, है ना। देखो ये चीज मैं भी किया करता था। मैं सुबह 4:30 बजे 5 बजे जाग जाता था, पापा की देसी वाली साइकिल उठाता था 26 इंची, और ग्राउंड में चला जाता था। कुत्ते पीछे भागते थे लेकिन डजेंट मैटर। कई बार दौड़ने जाता था तो फिर दौड़ के आता था, और जब साइकिल चलाता था तो 15-20 किलोमीटर साइकिल ही चलाता था। तो उसके बाद जो मैं आता था 6 साढ़े 6 बजे तक, उसके बाद में मेरे पास टाइम रहता था आराम से। वो जो टाइम है ना, 6 बजे से समझ लीजिए कि 9 बजे तक का, है ना। 6 से 9 का मैं 3 घंटे का टाइम निकाल रहा हूँ। कई लोगों के लिए 8 बजे तक का भी हो सकता है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे फिर मुझे पढ़ाई करनी होती थी, ये मैंने खुद को डेडिकेट कर रखा था। ठीक है। इसमें मैंने घर वालों को चाय भी बना के दे दी, पेरेंट को, है ना। चाय 10-15 मिनट लगे, खुद भी मैंने पी ली, साथ में अपनी टेबल पे बैठ गया और मैंने स्टार्ट कर दिया। वो स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, यानी कि आप सबसे पहले सुबह उठाइए जीके। सुबह का टाइम बहुत बढ़िया रहता है मेमोराइज करने के लिए चीजों को, अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हम सोकर जगे होते हैं। हमारा दिमाग एकदम खाली टाइप का रहता है और वो ग्रैप्स करने के लिए चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार रहता है। मतलब कि मेरे रिसेप्टर अच्छे रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, बहुत बढ़िया एंटीना की तरह काम करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो इस जीके के सब्जेक्ट में आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को पिक कर सकते हैं, है ना। जैसे कि भाई हमने 120 दिन का सिनेरियो लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सबसे पहले सबसे इजी सब्जेक्ट को कवर करना चाहें, दैट इज पॉलिटी। आप चाहें तो पॉलिटी को सबसे पहले कवर कीजिए, है ना। और एक और चीज बता देता हूँ कि भाई हमें एक बार में ना 2 सब्जेक्ट ले, एक बार में एक सब्जेक्ट मत लो, नहीं तो बोर हो जाओ। तो ये जो 6 से 9 का टाइम पीरियड है ना, इसको आपने 2 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर, 2 टाइम स्लॉट्स में, यानी कि एक हो गया भाई 6 से हमारा 7 या फिर 7:30 तक का, ठीक है। और दूसरा हो गया भाई हमारा 7 बजे से या 7:30 बजे से लेके कितना हो गया, 9 बजे तक का। 1.5 1.5 घंटे के 2 स्लॉट्स कर लो। उसमें भी आप बीच बीच में 5-5 मिनट के ब्रेक जो है आप 45 मिनट पे ले सकते हैं, 45-50 मिनट पे ब्रेक ले सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन अटेंशन स्पेन जो होता है ना, वो तकरीबन 45 से 50 मिनट का होता है। तो भाई क्या होता है कि भाई आपने 6 बजे से लेकर 6:50 तक पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर आपने 6:55 या 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की, फिर आपने साढ़े आधा पौना घंटा कवर कर लिया, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, इस तरीके से। तो भाई सबसे पहले मान लीजिए हमने स्टार्टिंग की पॉलिटी की, हमने पॉलिटिकल जो कंसेप्ट है उनको कवर किया, सब कुछ किया। फिर भाई जैसे ही दूसरे स्लॉट की बारी आती है, तब वही हमने उठा लिया ज्योग्राफी, है ना। ये 2 सब्जेक्ट्स हमने उठा लिए। अब ये सब्जेक्ट्स हमारे कंसिस्टेंटली सुबह चलते रहेंगे, यानी कि हम मंडे से लेके सैटरडे तक ये दोनों सब्जेक्ट्स ही परसीव करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक यूजुअल सिनेरियो रहेगा सुबह तक का। ठीक है। अब उसके बाद में ये तो भाई वो हमारे 6 से लेकर 9 बजे तक की बात। क्या होता है कि हो सकता है कि भाई 9 बजे जो है आप लोग ऑफिस जा रहे हैं, है ना, सॉरी कॉलेज जा रहे हैं। 9 बजे आप कॉलेज गए, 3 से 4 बजे तक आप लोग जो है वापस लौट के आए, आपने लंच वगैरह कर लिया, या फिर 1-2 बजे तक भी आप वापस लौट के आए। फिर उसके बाद में आपके और भी इंगेजमेंट होते हैं, आप बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि आप में से कई लोग शाम को फिजिकल एक्टिविटी करने जाते हो, तो फिर वो अलग चीज हो जाती है। ठीक है। और हो सकता है आप में से कोई लोग जो है वो सोना चाहे थोड़ा 1 आध घंटा, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। मान फिर मतलब कि सिनेरियो ये बैठ रहा है कि भाई ये काम करने के बाद में शाम को आप 5-6 बजे तक भी काम करने के बाद में और डिनर से पहले हमारा 1-2 घंटा निकाल सकते हैं, है ना। 6 बजे तक भी आप फ्री हो जाते हैं, या 7 बजे तक भी आप ऑक्यूपाइड है, तो 7 से लेके आपका डिनर जो है तकरीबन 9 बजे तक के आसपास होता होगा गर्मियों में, है ना। तो 7 से लेके 9 बजे तक का जो टाइम है ना, इसमें हमारा 1 से 2 घंटे आराम से निकल सकते हैं। ये जो 1 से 2 घंटे है ना, ये 1 से 2 घंटे आप अगर आईएनए की प्रैक्टिस के लिए टारगेट कर रहे हैं, एएफए के लिए, आईएनए के लिए, तो आप आराम से मैथ्स को दे सकते हैं। अदरवाइज आप इस टाइम पे इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स हमारे प्रैक्टिस ओरिएंटेड है ना। इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको पेन कॉपी पे चलाना पड़ता है, आप सिर्फ बुक सामने रख के इसमें काम नहीं कर सकते, ये चीज आपको करनी होगी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स ले लिए, फिर आपने डिनर किया। डिनर करने के बाद में भाई हमारा आधा 1 घंटा डिनर में चला गया, हो सकता है कॉलेज की तरफ से कोई असाइनमेंट हो, आधा 1 घंटा उसमें चला गया। फिर हमारे पास सोने से पहले बचते हैं तकरीबन कोई 2 घंटे, यानी कि 10 से लेके 12 बजे तक का टाइम। इस 10 से 12 बजे के टाइम के बीच में देखो हम क्या करेंगे कि हम अगेन मैथ्स या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। यानी कि आपने 7 से 9 अगर मैथ्स उठाया तो आप इंग्लिश उठा लीजिए, उस टाइम पे आपने इंग्लिश उठाया तो आप मैथ्स उठा लीजिए, है ना। 1.5 घंटे हमने मैथ्स कर लिया, और फिर फिनिशिंग टच देना है हमें करंट अफेयर्स के साथ।
आधा घंटा जो है आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पे फोकस कर लीजिए। वैसे सीडीएस वालों को मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं बोलता, इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की। सीएपीएफ वालों को होती है, सिविल सर्विसेज वालों को होती है, सीडीएस वालों को नहीं होता। उनको करंट अफेयर्स कवर करने हैं तो उतना ही इनफ होता है। तो भाई आपने क्या किया, आधा घंटा आपने न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स देख लिए, जो मंथली मैगजीन्स है डिफेंस उस्ताद की, जो वीकली मैगजीन्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर रेफर कर लिया, और फिर आप उसके बाद में अपना सोशल मीडिया जो आप थोड़ा बहुत चलाते हैं, जो जरूर से ज्यादा नहीं चला, है ना। ये जो रील्स का चक्कर है ना, जो ग्लैमरस सब कुछ दिखता है भाई, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी वगैरह वगैरह, कोई कैंट की फोटो दिखा रहा है, कोई एसएसबी की रील्स डाल रहा है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ आजकल, ठीक है। तो उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, सबको पेज का एंगेजमेंट बढ़ाना है, तो इसीलिए सब डालते हैं। सीधी सी बात है, जब मैं एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ अपनी क्लास में, जो मैंने अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, उनके दो दो चार चार पाँच पाँच 10 10 मिनट के वीडियो डालता हूँ, तो इतना ज्यादा एंगेजमेंट नहीं आता, क्योंकि ज्ञान किसी को नहीं सुनना, सबको इन दी एंड मजा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। तो मेरे पास कुछ एसएसबी के पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा कैप्शन वगैरह डाल के मैं डाल देता हूँ, है ना। तो पेज की रीस्टोरी बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आप लोगों की बेसिकली मेंटेलिटी को ही देखती है। और सीधी सी बात, वैसे बात सही भी है, मैं वाइफ से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा देखो यार बच्चे ऐसा करते हैं, तो बोलते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया पे आते हैं तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए ना, वो वहां पर भी ज्ञान लेंगे क्या तुमसे। मैंने कहा बात तो सही है। तो ये सिनेरियो है। अब उसके बाद ये कॉलेज आने वाले बंदे के लिए शेड्यूल हो गया। अब इसमें क्या है ना, कि इसमें आप वीकेंड पे क्या कर सकते हो, यानी कि अगर आपका सैटरडे संडे कॉलेज नहीं है, या फिर संडे कॉलेज नहीं है, तो संडे को आप दो काम करिए। पहली बात, आप चिल कीजिए, है ना। संडे को टोटली माइंड को रिलैक्स कीजिए, बाहर घूमने जाइए, नई चीजों को एक्सपीरियंस कीजिए। क्यों? क्योंकि भाई एसएसबी के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो भी तो हम साइड बाय साइड करना है। ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ सीडीएस की प्रिपरेशन कर लेंगे, एग्जाम निकल गया हो गया, इन दी एंड गोल तो एसएसबी है। तो भाई एसएसबी की जो है उसके लिए बाहर खुल रहे हैं, आराम से दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आउट गोइंग है, ये सब करो। मैं आपको हमेशा पढ़ने के लिए नहीं बोल। और अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास में 1 2 घंटे का टाइम निकाल पा रहे हो, तो उस 1 से 2 घंटे के बीच में आपने वीक में जो भी कवर किया है उसको रिवीजन कर, है ना। पॉलिटी को जो आपने एक रिवीजन कर लिया, जो आपने नोट्स बनाए हैं, खरीदो मत भाई नोट्स किसी के, ना किसी के नोट्स शेयर किए उनको, लोग खुद के नोट्स बनाओ, बहुत इफेक्टिव है। तो भाई आपने जो नोट्स हैं उन नोट्स को पढ़ लिया, उनको रिवाइज कर लिया, आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया। डिफेंस उस्ताद की जो एमसीक्यूज की शीट्स हैं, आप उनको कवर करना चाहो तो आप उनको लगा सकते हो। वैसे इसके लिए मैं सैटरडे का दिन बोलूंगा। हफ्ते के 5 दिन आपने कवर कर लिया, सैटरडे के दिन जाके भाई एमसीक्यूज की शीट्स लगा ली, 120 क्वेश्चन है, 1.5 2 घंटे में बैठ के लगा ली, है ना। सेम चीज हमने ज्योग्राफी के साथ कर ली। तो ये एक ओवरऑल हमारा क्या रहता है, ओवरऑल हमारा टाइम टेबल रहता है। अब इसमें भी क्या होता है ना, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई आपको पूरे 120 दिन तक ये फॉलो करना है। हमने वीक 1 में इसको फॉलो कर लिया, है ना। और वीक 4 तक जो है हमारा दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया कंप्लीट। अब हमें सब्जेक्ट्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देना है। हम पॉलिटी की जगह जो है वो साइंस ले सकते हैं, है ना। और और उसके बाद में ज्योग्राफी की जगह जो है हम हिस्ट्री ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में इन दोनों में से जैसे ही कोई खत्म होता है, तो साइंस की जगह पर हम इकोनॉमी भी ले सकते हैं। कोई फिक्स ऑर्डर भाई देखो आपके हिसाब से है। ऐसा नहीं कि जो ऑर्डर मैंने बताया वही करना है, लेकिन इजी सब्जेक्ट अगर आप ज्यादा जल्दी कवर कर लो तो ज्यादा बेटर है ना। तो भाई पॉलिटी जल्दी कवर हो गया, ज्योग्राफी कवर कर लिया, साइंस कवर कर लिया, हिस्ट्री कवर कर लिया, इकोनॉमी कवर कर लिया, करंट अफेयर्स तो हमारे साइमल्टेनियसली चल ही रहे। ऐसा हमने करना है। अब एट द एंड ऑफ द मंथ आपको क्या करना है, कि आपको अपने 4 हफ्तों की प्रोग्रेस देखनी। 4 हफ्तों में मैंने जो गोल डिसाइड किए थे, क्या मैंने उतने कवर किए हैं या नहीं किए, है ना। हर हफ्ते में भी आपको क्या करना है, वीकली गोल्स बनाने हैं। आपने बना लिया कि भाई इस हफ्ते जो है मैं पॉलिटी का इतना सिलेबस, यानी कि 5 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करूँ। इन 5 में से तकरीबन 4 टॉपिक्स तो आपके कंप्लीट हो ही जाने चाहिए। यानी कि एट द एंड ऑफ द वीकली गोल आपका 90% जो गोल है वो कंप्लीट होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द मंथ भी आपका मोर देन 90% गोल कंप्लीट होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब इससे कम हो रही है, तो फिर आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत है, इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है ना। फिर उसके बाद में हमने पूरा हफ्ता कवर कर लिया, महीना कवर कर लिया, फिर हम महीने के एंड में आए, फिर हमने देखा क्या ये चीज हमारे लिए वर्क कर रही है। हो सकता है कि भाई वैसे तो आपको वीक के एंड में ही पता चल जाएगा कि मॉर्निंग में ही सब्जेक्ट वर्क कर रहा है कि इवनिंग में। लाइक आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मैं सुबह उठ के भाई सुबह 6 बजे से 5 बजे से आप मुझे दोपहर को 11 12 बजे तक बिठा के पढ़ा लो, मैं आराम से पढ़ लूंगा। लेकिन रात में पढ़ने में मुझे मौत आती है, रात में मुझसे पढ़ना नहीं हो पाता, रात में मुझसे काम नहीं हो पाता। तो मैं जनरली सुबह ही काम करता हूँ, ठीक है। तो ये सिनेरियो भाई हमें करना होता, तो आपको डिसाइड करना है कि मैथ्स आपके लिए सुबह सही रहेगी, कि भाई मैथ्स आपके लिए शाम को सही रहेगी, इंग्लिश सुबह सही रहेगी कि शाम को रहेगी, कब क्या रहेगा आपके लिए सही, ये आपको डिसाइड करना है। कोई और आपको नहीं बता सकता, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है, ठीक है। ये भाई हमारे एक फाइनल ईयर वाले बंदे के लिए है। अब इसके बाद देखो मोर और लेस यही जो हमारा टाइम टेबल है, यही टाइम टेबल एक ऑफिस पर्सनल्स के लिए यूज हो सकता है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो वर्किंग है,
अब जो वर्किंग वाला बंदा है जनरली उसकी यात्रा जो है सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 9 बजे से आसपास वो जो है घर से निकल जाता है और शाम को 7 बजे के आसपास वापस आता है, ऐसा रहता है। कम्यूट वाला टाइम भी मैं मिला के चल रहा हूँ, 8:30-9 बजे वो निकल गया, 10 बजे से ऑफिस शुरू है, 6 बजे तक ऑफिस चला, 1 घंटा वापस आने में लग गया, है ना। तो ये जो 9 बजे से पहले और 7 बजे के बाद क्या कर, 9 बजे से पहले 7 बजे के बाद वाली सेम चीज है। ऑफिस वाला बंदा है तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि वो सुबह वर्कआउट के लिए नहीं जाता होगा, है ना। तो वो क्या कर सकता है, सुबह उठने के बाद में सुबह 5 बजे या फिर 6 बजे जब भी वो उठ रहा है, उसके बाद में उसने 2 से 3 घंटे जो है वो हार्ड कोर प्रिपरेशन में लगाए। पैटर्न वही सेम फॉलो करना है कि भाई आपने कोई भी एक सब्जेक्ट पिक कर लिया, सॉरी 2 सब्जेक्ट पिक कर लिए, पॉलिटी या ज्योग्राफी, ज्योग्राफी या साइंस या फिर जो भी आपको सही लग रहा है, वो 2 सब्जेक्ट्स आपने पिक किए, 2 सब्जेक्ट्स लेके रखो तो मोनोटोनस नहीं रहेगा। फिर आप ऑफिस के लिए गए, काम धाम किया, शाम को आप वापस आए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया, थोड़ी रील्स चलाई, डिनर वगैरह किया। अगर मैस वगैरह में जाते हैं तो मैस वगैरह में खाना खा के आ गए, मेड आती है तो भाई मेड ने टाइम पे बना के रख दिया। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि 7 से लेकर 9 बजे तक का टाइम है वो आपका मी टाइम। मी टाइम मतलब रिलैक्स। वैसे तो देखो यार सीधी सी बात है कि हम अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, है ना। कॉर्पोरेट में हमें अपनी नहीं मरवानी, तो कॉर्पोरेट में हमें अपनी नहीं मरवानी तो फिर मी टाइम हमारा कोई, मी टाइम का मतलब ही कैरियर है ना। हमें अपने गोल के लिए फोकस करना है। तो वी टाइम कुछ नहीं होता फिर उस टाइम तो भाई हमें एग्जाम क्लियर करना है, ये हमारा सोल गोल होना चाहिए। मी टाइम बाद में बहुत मिलेगा, है ना। कि भाई आप ये कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो ये 7 से 9 के बीच में आप इंग्लिश उठा लीजिए या मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। फिर 9-10 बजे तक आपने डिनर किया, 1 घंटा 1.5 घंटा आपका डिनर वेनर घूमने चले गए। या फिर हो सकता है कि आप 7 बजे से आने के बाद में जिम वगैरह जाते हो, स्विमिंग के लिए जाते हो, किसी और एक्टिविटी के लिए जाते हो, है ना। 9 साढ़े 9 तक आपका डिनर खत्म हो गया, 10 बजे तक भी आपका डिनर खत्म हो रहा है, तो 10 से 12 जो है फिर आप टाइम दे सकते हो। यानी कि दिन के 4 से 5 घंटे तो आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहें तो, है ना। ये 4 से 5 घंटे में 1 घंटा आपने जीके के फर्स्ट सब्जेक्ट को दे दिया, दूसरा घंटा आपने जो है वो अपने जीके के दूसरे सब्जेक्ट को दे दिया। अगर आप आईएमए के लिए टारगेट कर रहे हैं तो फिर भाई तीसरा जो घंटा है आपका वो आपने मैथ्स के लिए दे दिया, चौथा या पांचवा जो है वो आपने इंग्लिश के लिए दे दिया, है ना। इनमें टाइम आप बढ़ा सकते हो, इसको 1.5 घंटा भी कर सकते हो, इसको जिसमें भी आपको लग रहा है आपकी वीकनेसेस है उस टाइम को आप बढ़ा सकते हो। ये ओवरऑल हमें सिनेरियो रखना हो। और अगर ओटी के लिए फोकस कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको मैथ तो कवर करना ही नहीं है ना, फिर आपको इंग्लिश कवर करनी है। तो भाई जीके सुबह कर लिया, इंग्लिश शाम को कर ली, फिर से जीके कर लिया, उसके साथ में करंट अफेयर्स कर लिए। ये आपको एक नॉर्मल सा शेड्यूल है वो रखना पड़ता है। ये जो फाइनल ईयर वाले बंदों के लिए है प्लस जो ऑफिस वाले बंदों के लिए, इनके लिए मोर और लेस सेम रहता है। और वही ऐसे बंदे की बात करते हैं जो 24 आवर्स आपकी सीटीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, वैसे तो नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आपको एक ऑप्शन भी अपने साथ में हमेशा तैयार रखना चाहिए, है ना। 24 आवर्स आपको जो है सीडीएस की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, मैं एडवाइस नहीं करता। सीडीएस इतना टफ एग्जामिनेशन नहीं है कि आप 24 घंटे सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो कि आपको उसके लिए गैप लेना पड़े, है ना। वो सब एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि भाई कोई जॉब ढूंढो अच्छी सी। अगर जॉब कर रहे हो तो एसएसबी में बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा इन दी एंड एम सिर्फ सीडीएस निकालना नहीं है। होता क्या है कि बच्चे जब सिर्फ सीडीएस को ही एंड गोल के तौर पे देखते हैं, तो जब सीडीएस क्लियर हो जाता है ना उनका, अब वो सोचते हैं कि भाई अब आगे क्या करना है ना। अब आगे क्या, अब आगे कोचिंग ढूंढनी है ना। अब भाई कोचिंग में जाएंगे, 15 दिन का कोर्स करके आएंगे, वो हमें बताएंगे अच्छे से कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना। भाई जब से आपने सोचना स्टार्ट किया है एसएसबी के बारे में, हम जाने के बारे में, सीडीएस क्लियर करने के बारे में, तभी से आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है कि लाइक करिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। आपको अगर आपको आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इस टाइम टेबल से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब बढ़ाइए, है ना। मुझे स्ट्रिक्टली नीडेड है इस चैनल पे, तो ये काम करना है। तो भाई कोचिंग फिर ढूंढने में लग जाते हैं। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 2-4 महीने में नहीं होता। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत कंक्रीट चीज है, उसमें बहुत टाइम लगता है, ग्रेजुअल स्टेप आपको लेने पड़ते हैं, बेबी स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, वन थिंग एट अ टाइम आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो 24 घंटे आप प्रिपरेशन मत करो, सीधी सी बात है, लेकिन अगर आप कर ही रहे हो तो फिर तो देखो यार इसमें तो आपके पास टाइम ही टाइम है, इसमें फिर कोई अलग से टाइम टेबल बताने की जरूरत नहीं है। आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे या 7 बजे से आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आपने पहला जो सेशन है 7 से लेके 10-11 बजे तक का ले लिया, बीच में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, और फिर उसके बाद कहते हैं नहा धो लिए, सब कुछ आपने पूजा पाठ अपनी कर ली, है ना। उसके बाद में आप बैठ गए, है ना। फिर उसके बाद में आपका लंच का टाइम हो गया, फिर आपने थोड़ा आराम कर लिया, घर के काम वाम निपटा लिए,
फिर शाम को टाइम आ गया, बाहर खेलने चले गए, जिम करने चले गए, कुछ भी करने चले गए, फिर लौट के आ रहे, फिर 1-2 घंटे आपने पढ़ लिया, फिर डिनर हो गया, फिर 1-2 घंटे आपने पढ़ लिया। तो ये 24 घंटे वाले बंदे का शेड्यूल रहता है, इसमें बहुत फ्लेक्सिबल होता है। उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा मैं आपको कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। देखो यार, सीधी सी बात है, प्रिपरेशन फेज जो हमारा होता है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसको आपको फ्लेक्सिबल रखना ही होता है, आप उसको रिजिड नहीं बना सकते। किसी ने आपको टाइम टेबल दे दिया कि भाई 4 महीने का ये टाइम टेबल है, इसको हार्डकोर तरीके से फॉलो करो। अब आपको टाइम मिल ही नहीं रहा है इसको एवेल्युएट करने का कि भाई ये टाइम टेबल मेरे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप वो एवेल्युएशन देख ही नहीं पा रहे, है ना। आप उसका इम्पैक्ट या उसके रिजल्ट की बात कर ही नहीं रहे हो, बस आप लगे हो गए। तो ये हो गई गलती हमारी सबसे बड़ी, है ना। एस्पिरेंट्स नहीं देखते, नहीं जानते इस चीज को, मोस्टली एस्पिरेंट्स नहीं जानते, मैं जानता हूँ इस चीज को, मैं भी उनमें से एक था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मैंने चीजों को इम्प्रूव किया। ठीक है, देखो यार, आप ऑफिसर मटेरियल अपने आप को मानते हैं, तो जब आप अपने आप को ऑफिसर मटेरियल मानते हो ना, देन एक्ट लाइक अ गॉडडैम ऑफिसर। सीधी सी बात, अपने आप को लीडर के तौर पे देखो, फॉलोअर के तौर पे नहीं। टीचर या मेंटर इंक्लूडिंग मी, चाहे वो कोई भी हो, उसकी बात को सुनो, फिर उसकी बात को अच्छे से समझो कि भाई ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, फिर उसकी इम्प्लाइड मीनिंग पे जाओ कि भाई बेसिक इसके पीछे की मीनिंग क्या है, रीड बिटवीन द लाइन, अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइन, आंखें मूंद के किसी पे भरोसा नहीं करना है। फिर वो चीज जब आपको हिट कर रही है, आपके अंतर्मन आपके कॉन्साइंस को हिट कर रही है, तो फिर उस चीज पे आप एक्शन लेना स्टार्ट करो। एक्शन लेने के बाद भी आप उस चीज को प्रॉपरली एवेल्युएट करते रहो और करवाते रहो। आपको लग रहा है कि भाई आपका जो टीचर है वो एवेल्युएट कर सकता है, तो उससे कॉन्टैक्ट करो। आपको लग रहा है आपका कोई सीनियर है वो एवेल्युएट कर सकता है, तो भाई उससे कॉन्टैक्ट करो। फिर जब आपको उसके हिसाब से आपके डिजायर्ड रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई हाँ ये चीज मेरे लिए वर्क कर रही है, देन उसको आप फॉलो करते रहो, है ना। उसमें ग्रोथ का लेवल जो है वो बढ़ाते रहो। लेकिन भाई डिजायर्ड रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हम अंधों की तरह फॉलो करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया भैया ने कहा था, दीदी ने कहा था, फलाने मास्टर जी ने कहा था, फलाने मेजर साहब या कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब ने कहा था। तो भाई ये सब नहीं करना, अंधे मत बनो, ठीक है। सीधी सी बात है, दिमाग दिया है, ऑफिसर खुद को मानना चाहते हो, ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हो, तो फिर भाई क्यों दूसरों पर डिपेंड कर रहे हो इतना ज्यादा, है ना। खुद का दिमाग खुला रखना पड़ेगा। जब आप जाते हो कमांड टास्क में, कमांड टास्क में क्या होता है भाई, आपको 2 सबॉर्डिनेट दे दिए जाते हैं, है ना। लेकिन टास्क तो आपको खुद ही करने हैं ना। अब जीटीओ क्या करता है, जीटीओ आपका डिफिकल्टी लेवल अप एंड डाउन करता रहता है। आपका सर्कुलर वाला भाई जो टारगेट है, बीच में आपका फॉर्म रखा हुआ है ना। आपसे बोला जा रहा है भाई ये बात आपको फॉलो करना है, आप इस पाथ के थ्रू चलेंगे। अब उसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो मना कर देगा, भाई इस पाथ से वापस नहीं आना, आपको इस पाथ से वापस जाना। और इस पाथ में भी आपको अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शंस लगा देगा कि भाई ये पूरा एरिया रेड है, ये ऐसा है, ये ब्लू है, फलाना है, धमाका है। वो आपको दिमाग को देख रहा है ना। अब उस टाइम पे तो भाई आपको कोई टीचर काम नहीं आएगा, उस टाइम पे टीचर की लर्निंग काम आएगी कि आपने दिमाग लगा के कितनी बातें सुनी है, कितनी बातें समझी है। इस टाइम पे ये काम नहीं आएगा कि भाई आपने जो रट लिया, आपने जो समझ लिया कि भाई ये रट लिया मैंने, इसी चीज को मुझे बस करना है, तो वो वहां काम नहीं आएगा। ये चीज हर जगह होती है। आप ये चीज आपकी पीजीटी में भी फॉलो होगी। पीजीटी में स्टार्टिंग में ही जीटीओ देख लेता है कि भाई ये जो बंदा है, ये इंजन है कि कोच है ना, इंजन है कि डब्बा है, सीधी सी बात है। इंजन वाले मटेरियल पहले आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। जैसे कि अगर 8 का ग्रुप है, 8 में से 3 बंदे मैक्सिमम जो है वो आपके लीडर मटेरियल्स हो सकते हैं, ऑफिसर मटेरियल हो सकते हैं। बाकी के जो 5 है ना, वो फॉलोअर्स हो जाते हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, 3-4 कंफर्मेटरी टास्क होते हैं। स्टार्टिंग का जो हमारा जीडी होते हैं 2, वो कंफर्मेटरी टास्क में आता है। उसके बाद में हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आती है, वो आ जाती है, स्नेक रेस आ जाती है हमारी, और उसके बाद में हमारे पीजीटीज आ जाते हैं। ये जो 4 टास्क होते हैं ना, इन टास्क को कंफर्मेटरी टास्क कहा जाता है। यानी कि ये कंफर्म करते हैं कि कौन लीडर है कौन फॉलोअर। ठीक है, फिर बाकी खेल तो भाई उनकी जो लीडर्स हैं उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने में ही रहता है। बाकी तो फिर आप सपोर्टिव रोल में आ जाते हैं, फिर आप लीड कैरेक्टर नहीं रह जाते, आप सपोर्टिव रोल में आ जाए। ये पूरा का पूरा खेल, ठीक है। तो दिमाग यार लगाना पड़ेगा, है ना। मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट्स को देखता हूँ, बहुत सारी चीजों को देखता हूँ यार। लोग रैंक के पीछे, नाम के पीछे, फेम के पीछे पागल है, एस्पिरेंट्स मोस्टली। वो बस इसी चीज के लिए किसी स्पेसिफिक जगह पर जा रहे हैं कि भाई उनका जो नाम है, उनकी जो रैंक है, उनका पर्टिकुलर ये है वो है, इमोशनल बातें करते हैं, वो अपनी गरीबी को बेचते हैं, वो फलाना करते हैं, वो ठिकाना करते हैं, तो चलो भाई इसी जगह पढ़ाते हैं। वो आपके काम नहीं आएगा, सीधी सी बात है, वो आपके काम नहीं आएगा। आपके काम आएगा आपका दिमाग, और आप चीजों को कैसे एवेल्युएट करते हैं। जो भी बंदा एसएसबी क्लियर कर रहा है, रिकमेंडेशन कर लेके आ रहा है,
उसका दिमाग बहुत हाईली फंक्शनल होता है, वो चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है ना। आप सिंपल सी बात है यार, कोई भी बंदा अगर जीटीयू में जा रहा है तो जब तक चीज़ों को काफी मिनट तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेगा, तब तक वो भाई कैसे सॉल्यूशन कैसे लेके आए, है ना। तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत वीक है तो फिर आप वो चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो सीधी सी बात है, फैन मत बनिए, किसी के फॉलोअर भी मत बनिए, है ना। उसको ऑब्जर्व कीजिए, एवेल्युएट कीजिए, अच्छी चीजों को लीजिए, बुरी चीजों को डिस्कार्ड कीजिए, एज सिंपल एज दैट। ब्लाइंड होकर किसी को फॉलो मत करो, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टमाइज टाइम टेबल्स को ना करो, सर्वदा शक्तिशाली बनो, लेकिन इस तरह से नहीं, ठीक है। खुद से चीजें करो, लॉन्ग वे जाएंगी, है ना। आप लॉन्ग टर्म हम अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चीजें खुद से करनी पड़ेंगी, दूसरों के कंधों पे नहीं है। दूसरों के कंधों पे तो शमशान जाया जाता है, ठीक है। जिंदा जो होते हैं वो तो खुद से जीते हैं, ऐसा कुछ भगत सिंह ने कहा था। तो भाई दूसरों के कंधों पे मत जाओ, खुद से चीजों को करो, यही मैं एडवाइस दूंगा आप लोगों को। टाइम टेबल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, इसमें मेरे ख्याल से और कुछ इम्प्रोवाइज नया बताने की जरूरत नहीं है, मोर और लेस यही टाइम टेबल होता है, ठीक है। आप ऑफिशियल मटेरियल खुद को मान रहे हो तो आपको इसको इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, कोई स्पेसिफिक हेल्प चाहिए, तो भाई उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह आप कभी भी कर सकते हैं, आई एम ओपन टू दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई फिलोरा बैच की। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो फिलोरा का बैच है, फिलोरा बैच है CDS 2 2024 के लिए, वो आपका 11 मई से स्टार्ट हो जाए। अब 15 मई से हमारा जो है वो यूपीएससी CDS का और एनडीए का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। फिर बच्चों में भाग दौड़ मचेगी कि भाई यहाँ ज्वाइन कर दूँ, वहाँ ज्वाइन कर दूँ। तो देखो यार, हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग पहले से ही इस बैच में एनरोल कर लीजिए, है ना। अब इस बैच में कैसी पढ़ाई होने वाली है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये हमारे ज्योग्राफी का लेक्चर 1 है, जिसमें हम जोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ये मेरे ख्याल से आपको अभी तक किसी टीचर ने CDS के लिए नहीं पढ़ाया होगा, है ना। जोलॉजिकल टाइम स्केल, जोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, आर्कियन फॉर्मेशंस हो गई, है ना। ये काफी डीप में हम लोग जाने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। ये सारे सिस्टम्स हम पढ़ेंगे, जो इंडिया के रॉक सिस्टम है इनको कवर करेंगे, ठीक है। पैलियोजोइक ग्रुप हो गया, मेसोजोइक एरा हो गया, आर्यन पीरियड हो गया, क्रिटेशियस सिस्टम हो गया, ये सारा एनिमेशन वगैरह की लैंग्वेज, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड रहेंगी। हमने देखो यार इस बार अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की है। अब क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस को थोड़ा अपडेट किया है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक हायर लेवल जो है वो ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। तो भाई ये चीजें अपनी सनातन धर्म से रिलेट करके भी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, एंड ऑफ गॉड एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम जेडब्ल्यू हो गया, ये नेबुला वाली नेबुला नहीं है। तो ये सब चीजें भाई देखो हम कवर करने वाले हैं, वो काफी डिटेल में अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है किसी फर्जी तरीके की CDS कोचिंग में एनरोल करो और उधर जाके अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से ये सब कुछ बहुत बहुत काम आएगा आपके। बहुत फैक्चुअल चीज़ें कवर की हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इतना डेप्थ में मेरे ख्याल से कोई और CDS टीचर आपको कवर नहीं करवा सकता सारे सिलेबस, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ऑल। क्योंकि देखो हमने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया है, और चैलेंज सीधा सा जो है वो हमारा यही है कि भाई हम जो है यूपीएससी में, वैसे भी हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, आप लोग जीके की आंसर की सीरीज को देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारी जो है पूछे गए, है ना। तो हम लोगों ने चैलेंज इस बार ये लिया है कि भाई हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो हमारे क्लासेस से आएंगे। तो उसके लिए हमने अपने पूरी स्लाइड्स को, पूरे कंटेंट को और बहुत ज्यादा रिवैम्प किया है, और इसको हमने और लेवल अप किया है। सीधी सी बात है यार, देखो लेवल अप नहीं करेंगे तो फिर लेवल हमारे नहीं निकलेंगे ठीक है। तो लेवल अगर हमें अपने निकालने हैं तो उसके लिए हमें लेवल अप करना पड़ेगा, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम एनसीईआरटी प्लस और भी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है, उन सोर्सेज को मिला के पढ़ें। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां से एक साथ कवर की जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होने वाली है। तो 4 महीने के लिए अगर आपको मेहनत करनी है, 4 महीने के लिए अगर आपको एफर्ट्स देने हैं, तो उन एफर्ट्स के लिए आप आए। अगर आपको पहले भी, आपने और भी टीचर्स का मेरे ख्याल से वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये जो हमारा होने वाला है डिफेंस उस्ताद की क्लासेस होने वाली है, ये सबसे अलग होंगी, सबसे बेहतर होंगी, सबसे बढ़िया होंगी। इसीलिए कोई भी सेकंड बैच इस बार नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बैच रहेगा जो 11 मई से स्टार्ट होगा। हालांकि आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं,
इसीलिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच आपको 1 साल की एक्सेस देगी। ठीक है, 1 साल की एक्सेस रहेगी आप लोगों के पास, यानी कि CDS प्रो 2025 तक आपको इस बैच की रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो देखो यार, सीधी सी बात मैं आपको बता दी, फिलौरा CDS के लिए 11 मई से आप इनरोल, 11 मई से बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 मई को हम इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे और उसके बाद में हम जो है बैच स्टार्ट अपना हो जाएगा। ठीक है, 12 मई से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको इनरोल करने के लिए आप OTA के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। OTA में हमारा इंग्लिश प्लस GK रहेगा। इसकी फीस हमारी जो रहेगी वो रहेगी 3500। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए भी कर सकते हैं आप, जिसकी फीस रहेगी हमारी 1500। और आप IMA के लिए, यानी कि जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे इंक्लूडिंग मैथ्स, इसमें हमारा मैथ्स भी रहेगा, इसमें हमारा इंग्लिश भी रहेगा और GK रहेगा, मतलब कि सब कुछ कवर होगा। तो इसकी फीस रहेगी आपकी 5000। क्वालिटी पढ़ाई चाहिए तो देखो क्वालिटी फीस थोड़ी देनी पड़ेगी, सीधी सी बात मैं ये मानता हूँ। ठीक है, मैं देखो हम लोग कोई बड़ी कॉर्पोरेशन नहीं है कि भाई बहुत फीस अपनी लो पे रख के भी सर्वाइव कर जाए। हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर हम फीस बहुत कम रखेंगे, क्योंकि हमारे एफर्ट्स बहुत ज्यादा है। सीधी सी बात है, हमारे एफर्ट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, तो प्लस हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। मैंने 6 बार CDS निकाला है, आर्यन ने 4 बार निकाला है, वो फ्री पास भी वर्किंग निकालेगा EFA के लिए। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, हमारे चीजें सॉरी स्टडी मटेरियल बहुत बढ़िया होने वाला है। इन सब चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से आपको इस बैच में इनरोल करना चाहिए। बाकी सेल्फ स्टडी के तरीके भी मैंने आपको बताए। ये जो आपकी सेल्फ स्टडी की जो मैंने वीडियो डाली थी अभी 2-4 दिन पहले, 120 दिन के लिए, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी आप निकाल सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। और आपको सिस्टमेटिक स्टडी चाहिए, कॉलेज से आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, स्कूल से आपको ज्यादा टाइम नहीं, सॉरी ऑफिस से ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो आप इस सीरीज के लिए, इस पूरे बैच के लिए इनरोल कर सकते हो। हर क्लासेस हमारी लाइव होंगी, और लाइव क्लास कंडक्ट करने के 15 मिनट के अंदर ही क्लास की जो रिकॉर्डेड क्लास है वो रिकॉर्ड करके भाई भेज दी जाती है ना। पूरा प्रोसीजर बैच ज्वाइन करने पर पता चलेगा, रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास चली जाती है, तो आप उसको तुरंत की तुरंत ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इनरोल करने के लिए 8839961158 पर अपना नाम, अपनी करंट सिटी, आप अभी करंटली कौन सा जॉब कर रहे हैं या फिर आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं वो बताइए, और कौन से कोर्स के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं, OTA, IMA या फिर मैथ्स। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आप मुझे इस नंबर पर भेजिए, मैं आपको फर्दर लिंक्स एंड बाकी सब चीज़ें जो है वो शेयर करूंगा। और जैसा मैंने बताया, इनरोल आप कभी भी कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कई लोग की SSC कैंप या बाकी सब चीज़ें रहती है, तो इसके लिए वो बाद में इनरोल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि शुरुआत से इनरोल करो, ताकि ग्रुप में आप ऐड रह सके, पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है उसको गो थ्रू कर सके। ठीक है, तो बस यही बात बोलनी थी। आगे और भी वीडियोस आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इस बैच के लिए आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और इन दी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, वी स्ट्रिक्टली नीड दिस। ठीक है, ठीक है भाई, जय टू यू ऑल।